Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हमारे सामने है। कौन सा? हमारे सामने है एग्जाम IBPS RRB 2020। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। रीजन क्या है? देखो दोस्त, बात समझना। कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। आज थोड़ी सी बातचीत आप सभी लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से एक इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आप भटक रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो। बात समझो। अगर मैं पीओ की बात करूं, IBPS RRB की बात चल रही है, IBPS RRB की बात चल रही है 2020। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं आज। थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान से समझ लेना कुछ चीजों को। अगर मैं पीओ की बात करूं तो 6 लाख के अराउंड यहां पे फॉर्म्स भरे गए, ठीक है। और अगर क्लर्क की बात करूं तो 8 लाख के अराउंड यहां पे फॉर्म्स भरे गए। कुछ ये एक आंकड़े हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने आखिरी डेट पे फॉर्म भरा था, उनके रोल नंबर्स 6 लाख से कम है। 5,55,000, 5,70,000 ऐसे कुछ है। तो कहीं ना कहीं हम ये एक अंदाजन मान के चल रहे हैं कि 6 लाख कमसम लमसम जो है लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और यहां पे 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। हर साल ये जो फॉर्म्स का आंकड़ा होता है, ये 10 लाख प्लस में होता है। मतलब इस बार लोगों ने कम फॉर्म भरे हैं, मतलब कम लोगों ने फॉर्म भरे हैं। पहली बात तो ये एक सबसे एक बहुत ही अच्छी बात है। एक कह ले हम ना इसको, हमारे पास कम कॉम्पिटिटर्स हैं। अब ये 6 लाख और 8 लाख, आप सोच रहे हो सर 6 लाख तो बहुत बड़ी फिगर है। 6 लाख लोग हैं दोस्त पीओ के लिए। अगर हम बात करें तो पीओ के लिए 6 लाख लोग हैं, लेकिन इन 6 लाख लोग ये ऑल ओवर इंडिया। पहली बात ये ऑल ओवर इंडिया। दूसरी बात, इन 6 लाख लोगों में कम से कम 4 लाख लोग, 4 लाख ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होगा। क्या बोला मैंने? जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई भी मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए देने जाएंगे एग्जाम। 4 लाख लोग बचे। 2 लाख। 2 लाख में 1 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत करे होंगे। 1 महीना हुआ होगा, 15 दिन हुए होंगे, 30 दिन हुए होंगे, 60 दिन, मतलब ना अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के अंदर अंदर वो ये सारे बच्चे होंगे जो 1 लाख फॉर्म भरेगा। अब बच्चे हमारे पास लास्ट 1 लाख। ये बच्चे होंगे जो थोड़ा सा सीरियस होंगे। इसमें भी 50,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनके मॉक पेपर में अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा होगा। फिर बचे हमारे पास 50,000 लोग। ये हमारा कंपटीशन है। मतलब 6 लाख में सिर्फ और सिर्फ जो कंपटीशन है वो 50,000 का है। और अब इन 50,000 में आप कहां स्टैंड करते हैं, ये मैटर करता है। पहली बात ये पॉजिटिव बात। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज ये लास्ट टाइम पे 7070 थी, बट इस टाइम पे 8400 के अराउंड है। तो बहुत ज्यादा एक जो है वैकेंसीज में इजाफा हुआ है। देखो ना यार, फॉर्म्स कम हुए, जो बच्चे भरने वाले थे फॉर्म्स कम भरे, लेकिन वैकेंसी ज्यादा है। तो हमारे लिए यह अच्छी बात है या नहीं? तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और उसके लिए मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूं। आपको करना क्या है? आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजनिंग की वीडियो देख लीजिए। कहां पे? एग्जामोपीडिया चैनल पे जो मैं रीजनिंग की एक वीडियो कराता हूं, इसको देख लो, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ मिक्स करके कराता हूं यार, सारा कुछ मिक्स करके करा देता हूं। एक मैथमेटिक्स का वीडियो देख लो, और सिर्फ एक मॉक पेपर लगा दो। कितने मार्क्स वाला? 80 मार्क्स वाला एक मॉक पेपर लगा लो, और ये लगातार अगले 20 दिन कर लो। आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। बात समझ लो, ठीक है? चलो, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं भैया। न्यूमेरिकल एबिलिटी की हमने क्लासेस शुरू करी हैं, जिसमें हमने स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और फ्रैक्शन टू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और इसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की कुछ ट्रिक्स देखी थी, जिसका पहला क्लास परसों मतलब किसी एक जमाने में हुआ था, और सेकंड क्लास जो है कल हुआ था।
इतना सब कुछ हम अभी मैथ में कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं अपनी रीजनिंग की। तो हमने यहां पे 400 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज रन करी है, जिसका डे 1 हो चुका है दोस्त, डे 2 भी हो चुका है, डे 3 भी हो चुका है, और आज क्या है, आज उसका डे 4 है। 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और 61 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। फटाफट से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे बताना है। 30 सेकंड का टाइमर है जो आपके सामने ऑन कर दिया गया है। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा कर देता हूं छोटा, ताकि आपको ऑप्शंस देखने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो फटाफट से आंसर मुझे बता दो। चलिए भाई, देखो हमसे क्या बोला है, ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं, देखो यहीं पे हमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है। अभी बोला है हमें वर्ड्स को अरेंज करना, मतलब टॉय, रब, सिन, ये पूरे के पूरे एक वर्ड माने जाते हैं। अगर बोल देता लेटर्स, तो टी अलग होता, ओ अलग होता, वाई अलग होता, वो लेटर्स होते। इन सबको हमें क्या करना है, अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है एल, फिर आता है ओ, फिर आता है आर, फिर आता है एस, फिर आता है, ठीक है। फिर क्या करना है, then how many letters are placed as per the English alphabets between the middle letter of third word from left। मतलब कि R U B, इसका जो मिडिल लेटर है मतलब U, and that of the second word from right hand। तो right hand से है S I N, और इसका मिडिल लेटर क्या है, I। इन दोनों के बीच में मुझे बताना है कि भैया कितने लेटर्स होते हैं। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। यू आ गया ना, अगर यू आ गया तो मतलब कि टी तक होगा। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर यू आ गए। तो यू तो होगा नहीं, हमारे कितने हो जाएंगे, ये यहां तक कितने होते हैं, 11 होते हैं ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर भैया फिर से हम ऑन कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, चल टाइमर ऑन है। देखिए भाई, हमसे बोला है इफ लेटर्स ऑफ ऑल द वर्ड्स that starts with the letter that comes after m। आफ्टर एम मतलब ये ये और ये, इन चारों वर्ड्स की बात हो रही है। इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर रीअरेंज्ड एज पर रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर विद इन द वर्ड। मतलब हमें सभी लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है विद इन द वर्ड। कौन से, इन वर्ड्स को। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। वाई टी ओ, यहां पे हो जाएगा रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग यू आर बी, फिर हो जाएगा रिवर्स के अकॉर्डिंग एस आई न एस एन आई, यहां हो जाएगा यू टी ओ, और ये एल ए पी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके बारे में हमसे कुछ नहीं कहा है। जो भी बोला है वो आफ्टर एम वालों के लिए बोला है, तो एल जो है वो बिफोर एम है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से फोर्थ वर्ड का थर्ड लेटर बी है, आंसर हो जाएगा बी।
समझ में आ गया? अब देखो भाई दोस्त, बात समझना, जिस तरीके से मैंने इसको किया, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली इसमें 1 मिनट लगेगा। हो सकता है 50 सेकंड लग जाए, लेकिन 1 मिनट हम मान के चलते हैं लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से ना करना चाहें और चाहें कि मैं 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल लूं, तो क्या करना होगा? आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि ऐसा ऐसा करो कि भाई आफ्टर एम जितने भी वर्ड्स हैं उनको रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, उनके लेटर्स को विद इन द वर्ड, ठीक है? और फिर बताओ राइट हैंड से जो फोर्थ वर्ड है उसका थर्ड लेटर। तो यार सबको क्यों चेंज करना? राइट से फोर्थ वर्ड ढूंढो, RUB। ये देखो क्या ये एम के बाद आता है? हाँ भैया, आर वाला वर्ड जो है वो एम के बाद आएगा। इसको करना है हमें रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में, तो UR और B ऐसे हो जाएगा। हमें बोला थर्ड लेटर, तो थर्ड लेटर हो जाएगा B, आंसर आ गया B। हम सबको क्यों चेंज करें यार? हमें नहीं करना है, बात समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखते 30 सेकेंड। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। टाइमर रुक गया क्या? अभी सही है? चलो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इफ P इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द इफ ऑफ ऑल द वर्ड्स, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बिकम मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड? ठीक है, तो PTOY, PRUB, PSIN, POUT, PLAP, है ना? तो ये कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता है। ये कोई वर्ड होता है? नहीं होता है। ये कोई वर्ड होता है? नहीं होता है। ये कोई वर्ड होता है? हाँ भैया ये वर्ड होता है, ये वर्ड होता है। और ये वाला कोई वर्ड होता है कि हाँ यार ये भी एक वर्ड होता है। तो इसमें दो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे वर्ड मिले हैं जो कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। पाउट एक वर्ड होता है, सबको पता है। प्लैप एक वर्ड होता है, वो भी पता है। प्लैप मतलब कि थोड़ा सा मतलब ना, किसी को स्लैप एक बहुत ही हल्के तरीके से मारना, वो प्लैप बोलते हैं, ठीक है? चलिए भाई, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से शुरू हो जाओ, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए भाई, अब बोला है इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सी, तो सी से पहले लेटर को रिप्लेस करना है। तो टॉय क्या हो जाएगा? कॉय हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये लो, इसका तो आंसर ही पहले आ गया, ठीक है? कट हो जाएगा और कैप हो जाएगा। ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। ये शेर का बच्चा होता है, हाथ काट लेते हैं बच्चे लोग, है ना? कैप, टोपी पहना देते हैं, यही सब कुछ है ना? चलो, कॉय एक वर्ड होता है, और कॉय का क्या मतलब होता है आप सर्च करना, ठीक है? तो कॉय एक वर्ड होता है, अगर चलो मैं बता देता हूं। कॉय मतलब कुछ रहस्यमयी चीजें, जो मतलब कुछ सीक्रेट जो हम रख लेते हैं, कॉय, ठीक? तो इसका होता है 4, ठीक? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। 30 सेकंड का टाइमर है, नेक्स्ट, जल्दी से। हम्म बोल रहा है देखो दोस्त कि ये अभी हमारे पास में ऑर्डर है,
सबसे पहले टी वाला वर्ड है, फिर आर वाला, फिर एस वाला, ऐसी है ना सब कुछ, ठीक। अब इसने क्या बोला है, फॉर ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर मतलब कि जो सबसे बाद में आता है वो सबसे पहले, तो सबसे बाद में आता है टी, वो यहीं पे रहेगा। लेफ्ट टू राइट है रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, टी यहीं रहेगा। फिर आता है एस, फिर आता है आर, फिर आता है ओ, फिर आता है एस। बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, टी ओ एल। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यार सब कुछ बहुत ही इजी सा था, ज्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं। चलो, ये आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक पजल लेके आ गया हूं। अच्छी पजल है, आपको करने में मजा आएगा, ठीक है ना। और चैलेंज ये है कि आपके लिए 3 मिनट दे रखे हैं मैंने, और ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं क्या है इसमें, फोर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड सिट मिडिल आउटसाइड फेसिंग इनसाइड, ओके। हाँ, 3 to 3.5 मतलब 3:30, 3 से 3.5 मिनट का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत टाइम अभी ये बातों में भी दे दिया हो, कुछ लोग तो शुरू हो गए होंगे, और आप अब शुरू कर लो भैया, ठीक है। टाइमर मैं शुरू कर देता हूं, बनाओ। भैया टाइम हो गया है खत्म, और अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। इंग्लिश पार्ट रखा है, हिंदी पार्ट टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम अपने आप को इंक्रीज कर लें, चेहरा दिखा दें अच्छे से। चलो, आ जाते हैं अब अपने सोल्यूशन पे, ठीक है।
चलो 8 पर्सन है, PQRSTUVW, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, 4 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर्स एंड 4 ऑफ देम एंड फेसेस आउटसाइड व्हाइल 4 ऑफ देम सिटिंग इन द मिडिल एंड फेसिंग इनसाइड। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो एक हमने ले लिया स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे 8 लोग ऐसे बैठे, ठीक है। चलिए, तो एक और पॉसिबिलिटी ले लें, अगर जरूरत पड़ी तो इसका काम करेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे, ठीक है, हटा देंगे। अच्छा, जो कॉर्नर्स पे है वो फेसिंग है आउटसाइड है, तो आउटसाइड बना लिया, बाकी के इनसाइड होंगे। ठीक है, Q सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ S। अब मुझे S की फेसिंग नहीं पता है, तो S के राइट में Q है, इस तरह से मैंने बना लिया। मुझे नहीं पता S किधर देख रहा है, मैंने सिर्फ बना लिया कि हाँ भैया S अगर इनसाइड फेस करेगा तो Q इस साइड होगा, S अगर आउटसाइड फेस करेगा तो उल्टा कर दूंगा मैंने एक जनरल ले लिया अभी, ठीक है। चलो, आगे लिखा है वन पर्सन सिट बिटवीन U एंड P, तो U P ऐसे बना लिया। V के इमीडिएट राइट में कौन है? S है। नीदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड P, तो U और P का VS नेबर नहीं है, VS नेबर नहीं है। मैं इस तरह से बना लेता हूं। चलिए, W सिट सेकंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ R, तो R के लेफ्ट में W है सेकंड नंबर पे, एंड बोथ ऑफ देम आर सिट एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, कॉर्नर पे है। तो इसको तो हम बना सकते हैं ना, अगर हम W को यहां रख दें तो R यहां आ जाएगा, अगर हम W को यहां रख दें तो R यहां आ जाएगा, ये वो ना लेफ्ट में है, ठीक है। तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो, आगे क्या लिखा है? P neither sit on the middle of the table nor sit opposite to R। मिडिल में है नहीं T, मतलब कॉर्नर पे है, और R के ऑपोजिट नहीं है, तो एक ही कॉर्नर बचा T के लिए, T के लिए एक ही तो कॉर्नर बचा, यहां पे आएगा नहीं R के सामने, तो यहीं पे तो आएगा T, ठीक। आगे क्या लिखी है बातें? U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो T का नेबर U नहीं है, एंड R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, तो S का नेबर R नहीं, ठीक है। अब क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भैया देखते हैं कुछ। अच्छा, एक बात समझो, ये वाली बात उठाओ, S का नेबर R नहीं है, तो S यहां नहीं आएगा, S यहां नहीं आएगा, है ना, ठीक। तो S कहां कहां आ सकता है? इन्हीं 3 जगहों पे आ सकता है ना। एक काम करते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो, इसी में बना लेते हैं। अब फटाफट से समझो, ये वाली कंडीशन देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है? मेरे पीछे छुप गई ना, अब सही है। ये कंडीशन देखो, आर का सॉरी आर नेबर नहीं है एस का, तो एस यहां नहीं आएगा, एस यहां नहीं आएगा, तो एस कहां कहां आ सकता है? एस आ सकता है इन 3 जगहों पर, ठीक। अब बात समझो, एस का पड़ोसी वी होना चाहिए, क्योंकि वी के तुरंत राइट में कौन है? एस। अगर मैं वी को यहां रखता हूं तो एस यहां आएगा, बात समझना, अभी अभी बस समझो, ठीक है। अगर वी को यहां रखता हूं तो एस यहां आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर वी को यहां रखता हूं तो एस यहां पे आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, राइट में नहीं जा पाएगा ना।
अगर v को यहां रखता हूं तो s कहीं पे भी नहीं आ पाएगा, v को यहां रखता हूं तो s कहीं नहीं जा पाएगा। मतलब क्या फाइनल हुआ कि s और v यहीं पे आ सकते हैं और कहीं पे नहीं आ सकते। s एंड v या v और s यहीं पे आ सकते हैं। बात क्लियर? v और s u और p का नेबर नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, मुझे यह पता चल गया कि s और v कहां पे आ सकते हैं। एक बार ये वाली कंडीशन उठाओ, s के राइट में एक छोड़ के है q। फॉर एन एग्जाम्पल s को मैं ले लेता हूं यहां पे, फॉर एन एग्जाम्पल, तो s के राइट में q आ नहीं पाएगा ना। मतलब क्या फैसला हो गया कि v यहां आएगा, s यहां आएगा, q यहां आएगा। समझ में आया भाई? हमने क्या चीज पता करी? हमने ये पता किया कि यार s और v कहां आएंगे, तो s और v तो यहीं पे दिखाई दे रहे थे हमको। अब s यहां आएगा कि यहां आएगा, v यहां आएगा कि यहां आएगा, हमें नहीं पता। तो हमने इस वाली कंडीशन से इसको क्रॉस चेक किया कि अगर मैं s को यहां रखता हूं तो इसके राइट में q एक छोड़ के नहीं आ पाएगा, तो मींस s यहां आएगा, v यहां आएगा और s के राइट में एक छोड़ के q यहां आ जाएगा। अब बचा है मेरे पास u और p। तो u और p कहां पे आए? तो देखो दोस्त, t का नेबर u नहीं है, मतलब u यहां पे नहीं आएगा, तो p यहां आ जाएगा, u यहां आ जाएगा। ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बन गया। इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। चीजों को अगर लाइन बाय लाइन सही चीज को उठा लिया तब तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, और अगर गलत चीज उठा ली तो आपको दिक्कतें होंगी, पॉसिबिलिटीज बनेंगी और समस्या होगी। देखो, मैंने एक दो कंडीशन उठाई, मुझे समझ में आ गया मुझे कैसे खेलना है, मुझे ये चीज समझ में आ गई। तो आपको देखो, जब आप हिंट्स बना रहे हो ना, जब भी आप हिंट्स बना रहे हो, वो हिंट्स आपके सिर्फ कॉपी पे नहीं होने चाहिए, वो आपके दिमाग में भी नोट हो जाने चाहिए। दिमाग में भी नोट हो जाने चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये सारे हिंट्स आए थे, इनको भी मुझे यूज करना है। तो जब मैं आगे के हिंट्स यूज कर रहा हूं तो मुझे पुराने हिंट्स कहीं ना कहीं बीच में क्लिक करने चाहिए, हाँ ये भी तो है, ये भी तो है। जैसे मुझे तुरंत क्लिक किया कि यार एस और वी को बिठा लो, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं और डायरेक्शन भी दे रखी है वी का कि हाँ भाई वी के राइट में होना चाहिए। अब वी का राइट किधर होगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हमने इसके 5 क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, आप अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, और 30 सेकंड का टाइमर है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं अपने आप को थोड़ा सा कर देता हूं बड्डा, ठीक है? अभी सही है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। हम्म चलिए, टाइमर हो गया है हमारा खत्म। ओनली बसेज आर ट्रेन, मतलब कि ऑल ट्रेन्स आर बस, ट्रेन्स ओनली में। सम बसेज आर एयरप्लेन, एयरप्लेन ओनली, अ फ्यू एयरप्लेन्स आर कार। ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बन गया है, और अब क्या करना है आपको? कंक्लूजन करना है। ऑल बसेज आर कार इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा हिस्सा बस का कार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बसेस का सारा हिस्सा अगर कार में चला गया तो ये ट्रेन जो है ये भी जाएगी, और ट्रेन का कार से रिलेशन नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत हो गया। सम एयरप्लेन्स आर नॉट कार, एयरप्लेन्स का कुछ हिस्सा कार नहीं है, हाँ ये बात सच है, ये वाला हिस्सा एयरप्लेन्स का कार नहीं है। तो ओनली सेकंड फॉलो हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा।
टाइमर खत्म, आंसर देखते हैं हम। सम पाइप्स आर टनल, तो भाई पाइप्स का कुछ हिस्सा टनल है, ठीक है। ओनली टनल्स आर वेज, मतलब कि ऑल वेज आर टनल। एंड नन टनल इज अंडरग्राउंड, मतलब कि नो टनल इज अंडरग्राउंड। सम पाइप्स आर नॉट अंडरग्राउंड, हाँ भैया पाइप्स का ये हिस्सा जो टनल के साथ कनेक्टेड है ये कभी भी अंडरग्राउंड नहीं होगा, तो ये बात सच है। ऑल वेज कैन बी टनल, क्या वेज का सारा हिस्सा टनल हो सकता है? क्या वेज सारा का सारा टनल में जा सकता है? जा सकता है? गलत भैया। क्यों? क्योंकि वेज ऑलरेडी टनल के अंदर है पूरा का पूरा दोस्त, और यहां पूछा है कैन। कैन नहीं हो सकता। जो चीज पहले से सही है उसकी संभावना कैसे सही कर सकते हो? वो संभावना गलत है। क्योंकि मतलब यार समझो चीजों को, जो चीज सच है वो सच है, उसमें संभावना नहीं लगानी है कि हो भी तो सकता है, नहीं वो है, वो है। जैसे हम मतलब धोखा मिल जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो सच है कि हाँ ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन नहीं हम संभावना लगाते हैं, हो सकता है बेचारी के कोई परेशानी हो सकता है कोई मजबूरी हो सकता है वो मेरे को अंदर ही अंदर प्यार, कोई होप नहीं लगाने का। बात समझे? पत्ता कट गया तो कट गया, ठीक है ना, वो पत्ते की जगह कुछ और लगाना है वो भी लगा लो, लेकिन कट गया, ठीक। तो कोई संभावना नहीं रखनी है, जो चीज सच है वो सच है, डेफिनेटली ट्रू में जाती है, उसकी संभावना गलत हो जाती है। ऑलवेज कैन बी टनल गलत, ठीक है। तो भैया ओनली वन फॉलोज सही हो जाएगा। हाँ ओनली वन फॉलोज सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से चालू हो जाओ। ऑल मेटल्स आर ग्लासेस, नो ग्लासेस इज प्लास्टिक, ओनली प्लास्टिक्स आर वुड, ऑल वुड्स आर, ठीक है। ऑल प्लास्टिक्स कैन बी वुड। अब देखो दोस्त, ओनली प्लास्टिक इज वुड का क्या मतलब होता है? ऑल वुड इज प्लास्टिक, इसका ये मतलब होता है। और हमसे कंक्लूजन में पूछा है ऑल प्लास्टिक्स कैन बी वुड, मतलब हमें प्लास्टिक का पूरा हिस्सा वुड में डालना है, तो ये रिपीटेड स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये सच हो जाए, ठीक है। यार प्लास्टिक तो पूरा का पूरा जा सकता है ना वुड में, ठीक है। सम मेटल्स आर प्लास्टिक, क्या मेटल्स का कुछ हिस्सा प्लास्टिक हो सकता है? कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक कभी भी आपस में बात नहीं करेंगे, तो उनके अंदर की चीजें या मेटल प्लास्टिक कभी भी रिलेट नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? ओनली वन फॉलो। क्लियर है बात? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे 30 सेकंड का टाइमर फिर से मिल जाता है। नो पार्क इज हॉस्पिटल, ऑल हॉस्पिटल्स आर टेम्पल्स, एंड ओनली टेम्पल्स आर केयर सेंटर, मतलब ऑल केयर सेंटर्स आर टेम्पल, ठीक है। नो पार्क इज अ केयर सेंटर, क्या पार्क का कोई भी हिस्सा केयर सेंटर नहीं है? हाँ यार सच है, सच है ये। क्यों? क्योंकि
देखो भाई, नो पार्क इज केयर सेंटर क्यों सही है? क्योंकि पार्क का कुछ भी हिस्सा केयर सेंटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि केयर सेंटर ओनली में लगा है। ये डॉट लगा दिया करो, इससे ये याद रहेगा कि ये ओनली में है ना। तो केयर सेंटर कहां है? ओनली में है, इसीलिए केयर सेंटर किसी के साथ भी रिलेट नहीं करेगा एक्सेप्ट टेंपल के साथ। सम पार्क इज केयर सेंटर, क्या पार्क का कुछ हिस्सा केयर सेंटर है? नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है। सम पार्क इज केयर सेंटर बिल्कुल नहीं है। नो पार्क इज केयर सेंटर बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। क्लियर है बात? चलो आगे आ जाते हैं, और आपका 30 सेकेंड शुरू। All suns are moon, only a few moons are star, only stars is planet, all planets are star हो जाएगा। ऑल स्टार्स कैन बी मून, क्या स्टार्स का सारा हिस्सा मून में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि प्लैनेट कभी भी स्टार को पूरा का पूरा कहीं नहीं जाने देगा, क्योंकि प्लैनेट किसी के साथ भी रिलेट नहीं करेगा। फिर है सम सन्स इज प्लैनेट, क्या सन का सारा का कुछ हिस्सा प्लैनेट है? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लैनेट किसी के साथ भी रिलेट नहीं करता। तो नाइदर नॉर इसका हो जाएगा, मतलब नन फॉलोज। क्लियर है बात? चलो, तो भाई आज के लिए रखेंगे हम इतना ही, और अब कर लेते हैं थोड़ा सा लॉकडाउन वर्क। ठीक है, चलिए। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, और मैं अपने आप को अभी ठीक है, क्लियरली विजिबल है ना? आपको अच्छे से दिख रहा है। वीडियो को करना इस टाइम पे, इस जगह पर आके पॉज, और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए, तो रखेंगे भैया आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल हम। क्लियर है बात? कल मिलेंगे और धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए। और भैया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर दो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।